Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 31. In this lecture, we will talk about the part third of natural vegetation of India. Natural vegetation के ऊपर ये थर्ड लेक्चर है. दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. फर्स्ट लेक्चर में हमने नेचुरल वेजिटेशंस क्या होती हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, उसके बेसिस पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि प्रेसिपिटेशन का क्या रोल होता है, टेम्परेचर का क्या रोल होता है. सेकेंड में हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि हमारी जो वेजिटेशंस हैं वो कितने टाइप की हैं. उसमें हमने सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कैसी होती हैं, मैंग्रोव रीजन्स में कैसी होती हैं, आपकी ट्रॉपिकल रीजन्स में किस तरह से क्लासीफाई होता है, उनकी लीव्स के साइज कैसे होते हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था. अब ये जो पार्ट है इसमें हम लोग और भी आगे की चीज़ों में क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह से जो है फॉरेस्ट को डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले हम हिमालयाज को, मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें इंडिकेट की थी, आज हिमालयाज को थोड़ा सा डीप में देखेंगे. उसके बाद फर्दर हम लोग जो है क्लासिफिकेशन के बेसिस पर देखेंगे कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं, इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट, उस जो एक वेजिटेशंस के हिसाब से तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और भी क्लासिफिकेशन है उसको इस लेक्चर में करेंगे. जो हमारी ISFR की रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूं मैं फर्दर लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का कवर करेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ISFR की रिपोर्ट्स वगैरह डिस्कस होगी, और उसके आगे हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, किस तरह से मैनेज होते हैं, ये सब चीज़ें पूरी सीक्वेंस में आएंगी आपको. तो कीप वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको प्लेलिस्ट पे सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं. इंडियन ज्योग्राफी के मैंने सभी लेक्चर्स कवर कराए हुए हैं, तो यहाँ से आपको लेक्चर्स जो हैं, ये 31st लेक्चर है, 30 लेक्चर ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, तो उन लेक्चर्स को भी आप गो थ्रू कर लीजिए. फिर ये लेक्चर जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि मैंने क्या क्या करवा दिया है, तो उनको भी देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन द पार्ट थर्ड. तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो वेजिटेशन इन द हिमालयाज की बात करें, तो जैसा कि हमने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, हिमालयाज वेयर मेंशन इन नंबर ऑफ वेजिटेशन टाइप्स. हम लोग जब ट्रॉपिकल पढ़ते थे, सब ट्रॉपिकल पढ़ते थे, तो वहां पर भी हम माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशंस में भी हिमालयाज को ले रहे थे. तो हिमालयाज हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आ रहा था. तो इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पीस ऑल दोज टुगेदर, लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम एंड इट वुड हेल्प इन गेटिंग अ क्लियर पिक्चर. तो ये डायग्राम जो है इसमें मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए कि क्यों आपके अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस हिमालयाज पे अवेलेबल हैं, और हिमालय इतना डाइवर्स रीजन क्यों है. हिमालय का सबसे बेस्ट अगर हम बात करें कि इसके डाइवर्सिफिकेशन होने का सबसे बड़ा रीजन है इसकी हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है इसमें टेम्परेचर रीजन्स अलग अलग क्रिएट होते रहते हैं. तो जैसे हिमालय के लोअर रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है. इसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो जाते हैं, फिर सब ट्रॉपिकल जोन में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फिर टेम्परेट जोन्स हैं, सब एल्पाइन जोन है, फिर एल्पाइन जोन है, और जो एकदम ट्री लाइन जो है अप टू, ये ट्री लाइन आपको दिख रही होगी, ये अराउंड जो है अगर हम कंसिडर करें तो ये 6000 मीटर तक, मतलब 6 किलोमीटर तक जो हिमालयाज की हाइट है वहां तक एल्पाइन जोन मिलता है. उसके अबव जो है स्नो कवर रहता है, तो वहां वेजिटेशंस नहीं मिलता है. लेकिन हिमालयाज वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेस है जहां पे हर तरह की वेजिटेशंस अवेलेबल है, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है उसकी हाइट, और हाइट होने के कारण अलग अलग टेम्परेट्स या क्लाइमेटिक जोन्स का वहां पे फॉर्मेशन होना. तो दैट बिकम अ रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन ऑन द हिमालयाज. तो ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे रेनफॉल रिसीव होता है. जैसे हिमालयाज के अपर रीजन्स पे कम रेनफॉल रिसीव होती है एज कंपेयर टू लोअर रीजन्स, और वहां पे रिसीव होने के कारण वहां पे वेजिटेशंस का टाइप अलग होता है. वेजिटेशंस के टाइप होने के हिसाब से उनकी लीफ का साइज अलग होता है. लीव्स के साइज के हिसाब से हमारी अलग अलग टाइप की वेजिटेशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना रेनफॉल कहां रिसीव होता है, उसके बेसिस पर हिमालय में इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है. इसके आगे अगर हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज के दो रीजन है. एक वेस्टर्न हिमालयाज है, ये वाला जो रीजन आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है दैट इज वेस्टर्न हिमालयाज, और ये जो आपको थोड़ा सा ये रेडिश लाइट रेड जो है ये आपका ईस्टर्न हिमालयाज है. तो बेसिकली इन दोनों रीजन्स में काफी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी मैं अपन समझते हैं कि क्या है ये. तो हिमालयन रीजन शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा विच चेंजेस विद एल्टीट्यूड. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हाइट जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे वेजिटेशंस में भी डिफरेंस आता जाता है. व्हेन वी लुक एट द वेजिटेशनल जोन्स, द ईस्टर्न हिमालयाज आर सिमिलर टू वेस्टर्न हिमालयाज. हमारा वेजिटेशन जोन्स की बात करें तो ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज इस डायग्राम में हमने कोई अलग नहीं किया है, लेकिन कुछ डिफरेंस है.
तो उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी में अगर हम बात करें, बट ऑन द होल ईस्टर्न हिमालयाज हैव मोर ट्रॉपिकल एलिमेंट्स। ईस्टर्न हिमालयाज जो है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आ जाता है हिमालयाज का पार्ट, जैसे सिक्किम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश है, इस तरफ का जो हिमालयाज है यहाँ पे ट्रॉपिकल एलिमेंट्स ज्यादा हैं। A greater varieties of oaks, rhododendrons and less of conifers than the western Himalayas। तो less conifers हैं, coniferous forest आपके बेसिकली वेस्टर्न हिमालयाज में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज। और भी कुछ डिफरेंस है, उनको भी देखते हैं। सम अदर डिफरेंस, द हायर रेनफॉल एंड वार्मर कंडीशन इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज। जो आपका बेसिकली अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो वेस्टर्न हिमालयाज में इतनी हायर रेनफॉल नहीं है जितनी आपकी ईस्टर्न हिमालयाज में। तो ईस्टर्न हिमालयाज के पास हायर रेनफॉल है, वार्मर कंडीशन इन दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज। ऑल्सो द ट्री लाइन एंड द स्नो लाइन आर हायर इन द ईस्टर्न हिमालयाज देन द करस्पॉन्डिंग लाइन इन द वेस्टर्न हिमालयाज। तो ट्री लाइन एज वेल एज स्नो लाइन जो है वो आपकी ईस्टर्न हिमालयाज में ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयाज। और नेक्स्ट, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड वेजिटेशन डेंसिटी आर ऑल्सो हायर इन द ईस्ट। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है आप देखेंगे वहां पे ग्रीनरी ज्यादा है, फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर आता है, इसलिए स्पीशीज भी ज्यादा है, डाइवर्सिटी वहां ज्यादा है, वेजिटेशन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। Also, the southern slopes of the Himalaya carry a thicker vegetation cover because of relatively higher precipitation। जो मौसिनराम चेरापूंजी वर्ल्ड के सबसे वेटेस्ट प्लेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही आ जाते हैं, तो वहां पे रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन है देन द ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। और इनके जो सदर्न स्लोप्स हैं उन पर थिकर वेजिटेशन होती है क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न फेसिंग स्लोप्स जो चाइना की तरफ हो गया, तिब्बत की तरफ हो गया, और सदर्न स्लोप इंडिया की तरफ हुआ। तो यहां पे आपको थिकर काइंड ऑफ वेजिटेशंस अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सम अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग फॉरेस्ट में जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं। तो इसी में एक चीज होती है जिसको कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अभी कॉनिफेरस फॉरेस्ट कैसे होते हैं, तो आपको ये जो फॉरेस्ट दिख रहे हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये अबव वाले कॉनिफेरस है और ये नीचे वाले ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का भी क्लासिफिकेशन देखते हैं ये किस टाइप के हैं। तो दीज आर टेम्परेट फॉरेस्ट ऑक्यूपाइंग अबाउट 6.5% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड दीज आर confined to Himalayan ranges and provide soft wood timber। ये आपको दिख रहा होगा, इसकी वुड काफी सॉफ्ट होती है और ये कुछ ऐसा ट्रायंगुलर शेप में होता है, जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है वैसे ही कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं बेसिकली दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट की, तो दीज आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट एंड दीज आर वाइडली स्प्रेड एंड कवर 94% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ कंट्री। तो अराउंड 94% जो है वो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट कवर होता है, बाकी 6% अराउंड कॉर्निफेरस फॉरेस्ट हो जाता है। और दीज आर फाउंड इन द प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेनियस एरिया ऑफ द कंट्री। और इसमें साल, टीक, बैम्बू जो है इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, ये ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, बाकी आपके कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में आते हैं। इसके बाद अगर हम लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन करें तो उसको आज की क्लास में हमें मेनली डील करना है, तो वो रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड है। तो इसको हम लोग आज समझते हैं तो कि ये चीजें कैसे जो है क्लासिफाई की जाती हैं और इनके क्या रीजंस हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड आर 3 मेजर लीगल क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके बेसिस पर आप कैसे फॉरेस्ट को डिवाइड करेंगे, तो आप 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका रिजर्व, सेकेंड होगा आपका प्रोटेक्टेड एंड थर्ड वन इज अनक्लासिफाइड। तो इन 3 कैटेगरीज में आप फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। A legal notification in the Government Gazette under Indian Forest Act create or defines the boundaries of reserve and protected forest in India। जो हमारा लीगल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का गैजेट आता है उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली आपने रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कुछ बेसिक डेफिनेशंस के थ्रू और कुछ उनके क्राइटेरियाज के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। अब वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं उनको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो ये जो है बेसिकली दीज फॉरेस्ट बाय डेफिनेशन आर ओन बाय गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये अगर सोलली प्रॉपर्टी किसकी है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है या स्टेट गवर्नमेंट जहां पर भी है तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें द रेस्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया और द वेस्ट लैंड और एनी अदर लैंड रिकॉर्डेड इन द लैंड रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट बट नॉट notified in government gazette as reserve or protected forest under Indian Forest Act are unclassed forest या unclassified forest। मतलब ऐसा कोई फॉरेस्ट एरिया जो छूट गया हो या वेस्ट लैंड हो या ऐसा कोई लैंड जो ना कि रिजर्व में इंक्लूड किया गया हो
और ना ही आपका प्रोटेक्टेड में इंक्लूड किया गया हो, तो उसको किस में क्लासिफाई कर देंगे आप? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में कर देंगे। उस पे गवर्नमेंट का कोई सोली बोला जाए कि वो सोल प्रॉपर्टी नहीं है, उसका गवर्नमेंट उस पे किसी भी तरह का अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती है बेसिकली अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट पे। लेकिन जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है दैट इज रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। द स्टेटस ऑफ देयर ओनरशिप एंड कंट्रोल वेरीज अमंग वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। तो दोनों का जो स्टेटस है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करती हैं, तो उसके बेसिस पर इनके अलग अलग हर स्टेट में आपको अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा कि रिजर्व फॉरेस्ट में क्या प्रोटोकॉल्स लगते हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर ओन बाय द गवर्नमेंट ओनली, और अनक्लासिफाइड गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। ये चीज हमको यहां से समझनी है। अब इसी में अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला है टाइप रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है तो उसको देखते हैं। तो बेसिकली रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, मतलब रिजर्व्ड करके रखा गया है। अब इनका क्या यूज होता है, किस तरीके से इन पे चीजें कंट्रोल की जाती हैं, उसको समझते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको सुपरवाइज करती है। एंड नो पब्लिक एंट्री इज अलाउड फॉर द कलेक्शन ऑफ टिम्बर और ग्रेजिंग ऑफ कैटल। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना रहता है कि कोई पब्लिक नहीं जाएगी वहां से वुड कलेक्ट करके या टिम्बर कलेक्ट करके, या अपने जानवरों को वहां ग्रेजिंग करवाना हो या कैटल ग्रेजिंग वहां अलाउड नहीं होती है। तो देयर इज नो एंट्री for the collection of timber as well as the grazing of cattle, or about 53% of total forest area falls in this category। तो ये जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उसमें 53% जो टोटल फॉरेस्ट है वो किस कैटेगरी में आ जाता है? रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाता है। और रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व। तो बेसिकली जितने भी आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ सकते हैं। और इन सच फॉरेस्ट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोहिबिटेड रहती हैं, बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं। यहाँ आप रिक्रिएशनल वर्क होता है या रिसर्च वगैरह जो होती हैं उन्हीं के लिए ये जो है बेसिकली अलाउड रहता है। बाकी आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप वहाँ से ईजिली टिम्बर लेकर आ सकें या ग्रेजिंग ऑफ कैटल वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट बट द लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल, वुड, टिम्बर एंड ग्रेज देयर कैटल विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये बेसिकली चीज होती है कि वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं, अगर वहाँ पे कोई जनजाति रहती है, जो फॉरेस्ट में ही लोग रहते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसी ट्राइब्स हैं जैसे अंडमान वगैरह में है, तो ऐसी ट्राइब्स को और ऐसे जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट लोग हैं तो उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो वहाँ से अपने डेली जो कंजप्शन होता है, फूड कुक करते हैं तो वो वुड का यूज़ करते हैं, तो उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो जाकर फ्यूल, वुड, टिम्बर वहाँ से कलेक्ट कर लें। अपने जो भी वो अपने साथ कैटल्स रखते हैं, हर्डिंग करते हैं, तो वो भी अलाउड कर देते हैं कि ग्रेस करा सकते हैं वो अपने कैटल्स को। लेकिन आप बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं करेंगे उस फॉरेस्ट एरिया में। आप ऐसा नहीं हो कि वहाँ के फॉरेस्ट एरिया को आप देखते देखते 6 मंथ्स में आपने उनको जो है 2% 3% से कम होने लगे, तो ऐसा नहीं, आपको फॉरेस्ट कटिंग अलाउड नहीं होती है बट आप वुड कलेक्ट कर सकते हैं। तो these occupy 29% of total forest area of the country and in such forest most of the activities are allowed unless prohibited। तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ अलाउड होती है। यहाँ पे जो आपके बोला जाए कि एक तरह के फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वन मेले होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह की लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कई तरह के आपके इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी अलाउड होती हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ फ्यूल, वुड, टिम्बर, इन सब चीज़ों के लिए वो अलाउड करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका अनक्लासिफाइड या अनक्लास फॉरेस्ट। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कटिंग ऑफ ट्रीज एंड कैटल ग्रेजिंग। तो यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं होता है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। दीज ऑक्यूपाइड 18% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, और ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इंडिया में 18% है और सबसे ज़्यादा आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट है। अब रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा है कि उससे बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और कई तरह के टिम्बर वुड यूज करती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, ये सबसे ज़्यादा सागौन का प्रोडक्शन करती है। सागौन वुड जो है मध्य प्रदेश बहुत सारा प्रोडक्शन करती है, तेंदू लीव्स का भी प्रोडक्शन करती है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट से ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है।
तो ऐसा है कि हर स्टेट में अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है। इंडिया लेवल पे आपका रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा है, प्रोटेक्टेड कम है। तो ये लेवल आप कोई भी स्टेट के बेसिस पर फिक्स नहीं कर सकते कि हर स्टेट के पास रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा होगा, प्रोटेक्टेड कम होगा। डिपेंडिंग रहती है कि कैसी, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट से किसी स्टेट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जैसे कि हम बात करें कि केरला है, मिजोरम है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट है, तो इनका रेवेन्यू जो जनरेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। जैसे राजस्थान की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पे फॉरेस्ट से आने वाला रेवेन्यू कम है। तो हर स्टेट का ये क्लासिफिकेशन अलग है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनका रिलेशंस अलग हो सकता है और इनका क्लासिफिकेशन भी अलग हो सकता है। तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की बात कर रहे थे हम, तो दीज ऑक्यूपाई 18% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, एंड दीज आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। अब ये फॉरेस्ट वो भी हो सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकता है। तो ये अनक्लासिफाइड है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो कि लोकल कम्युनिटीज जो है उसको मैनेज कर रही है, उन पर गवर्नमेंट नहीं मैनेज कर रही है। किसी तरह के जो हमारे फॉरेस्ट लॉ हैं वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर रिजर्व टू बी एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट बिकॉज दे आर मेंटेन फॉर द पर्पज फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। तो यहाँ पे जो रिजर्व है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट है और एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें जनरेट हो रही है। हमारी टिम्बरवुड इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज, आप पतंजलि देख लीजिए, झंडू देख लीजिए, डाबर देख लीजिए, इनका प्रोडक्शन जो है बेसिकली फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बहुत सारा ज्यादा है। सेकेंडली अगर हम बात करें, जो आपकी पेपर इंडस्ट्री है उसको भी सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे मिल रहा है, तो इन्हीं चीजों से मिल रहा है जिसमें गवर्नमेंट लीज पे देती है फॉरेस्ट, और कई तरह के जो आपके जो बोला जाता है कि एक फार्मिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे कई जो कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं, जो अभी नया फार्म बिल आया है उसमें भी कई चीज़ें हैं कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स को है, ऐसी फॉरेस्ट सेक्टर्स के साथ भी कॉरपोरेट की एक तरह के बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट्स उनको सेल करती है और अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एक एसेट है। दे आर मेंटेन फॉर द पर्पज फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन। एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है, तो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी मेंटेन करने के लिए ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सम अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने फॉरेस्ट कवर को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ऑल लैंड विथ ट्री कवर इंक्लूडिंग मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव जो दलदल एरिया होता है, जो आपका बोला जाए डेल्टा के पास होता है, उसको बोलते हैं मैंग्रोव कवर। तो ये कैनोपी डेंसिटी जो है 70% से ज़्यादा हो। कैनोपी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप उनको टॉप व्यू से देखें तो आपको ग्राउंड जब नज़र ना आए तो ऐसा कहा जाता है कैनोपी डेंसिटी हाई है। मतलब फॉरेस्ट की लीव्स इतनी बड़ी होती हैं कि बेसिकली आपको टॉप व्यू से ग्राउंड का कोई भी विजन नहीं हो पाता है, तो वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होता है। अब ये लैंड जो है 70% और अबव से हो तो उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्लासिफाई करता है। सेकेंड होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अब ऐसा लैंड जो ट्री कवर हो जिसमें इंक्लूडिंग मैंग्रोव कवर भी हो और कैनोपी डेंसिटी जो है 40 से 70% के बीच में हो, तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहलाता है। थर्ड होता है ओपन फॉरेस्ट, तो ऑल लैंड विद ट्री कवर इंक्लूडिंग मैंग्रोव कवर ऑफ कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10 से 40% के बीच में हो, तो वो ओपन फॉरेस्ट होते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी होती है स्क्रब्स की, तो ऑल फॉरेस्ट लैंड विद पुअर ट्री ग्रोथ मेनली ऑफ स्मॉल और स्टंटेड ट्रीज हैविंग कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, तो उसको हम किस में क्लासीफाई कर देंगे, स्क्रब में कर देंगे। अब द मॉडरेटली डेंस एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट आर कॉल्ड प्राइम फॉरेस्ट, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन फॉरेस्ट आर द लैंड नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव क्लासेस, तो हम नॉन फॉरेस्ट उनको कहेंगे जहां पर ये ना वो वेरी डेंस में आए, मॉडरेटली डेंस में आए, ना ओपन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में आए, तो हम उसको नॉन फॉरेस्ट एरियाज कह देते हैं। अब इसी को अगर हम देखें तो इस तरह से ये आप क्लासिफाई कर सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा डेंस, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्राउंड बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। मॉडरेटली में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ लैंड नजर आएगा। ओपन फॉरेस्ट में काफ़ी दूर होता है। स्क्रब जो है वो बेसिकली ग्राउंड, इनकी हाइट भी कम होती है और ये आपका
फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं। नॉन फॉरेस्ट में किसी भी तरह के फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो लैंड आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव क्लासेस, उसको नॉन फॉरेस्ट कहेंगे। डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विद कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, उसको स्क्रब कहेंगे। 10 to 40% जो लैंड है उसको ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। 40 to 70% जो है वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। और ऑल लैंड्स विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव, जिसको देखकर आप नीचे का किसी भी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो दैट इज कैटेगराइज अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो होप ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे वो आपका आईएसएफआर की जो 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर हम 2015 की रिपोर्ट को भी कंपेयर करेंगे कि किस तरह से हमारे इंडिया में फॉरेस्ट के अंदर चेंजेस आए हैं और क्या कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्लान्स लगा के रखे हुए हैं, कौन सी स्कीम्स हैं, किस तरह से फॉरेस्ट हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये सभी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए और इन लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। Thank you very much for watching this lecture.